नमस्कार मित्रों, मिसाल बेमिसाल कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का ये कम्युनिटी रेडियो है। दोस्तों, मिसाल बेमिसाल कार्यक्रम में आज एक बहुत ही कमाल की शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। एक बहुत उभरती हुई आर्टिस्ट है, कलाकार है, यूट्यूब चैनल है उनका ज्योति भट्ट जेबी नाम से, और बहुत ही कम समय में 2000 सब्सक्राइबर उनके इस वक्त हैं और 5000 फॉलोअर फेसबुक में हैं और लाखों की संख्या में उनकी फेसबुक की जो व्यूअरशिप है वो है। और बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बहुत ठेठ, मतलब हम जो उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो भी इतना ठेठ पहाड़ी हो सकती है। तो एक ठेठ पहाड़ी शब्द मैं उसके लिए कहूँगी। और बहुत अच्छी ग्रोथ है उनकी, और स्नातक हैं लॉ में, बहुत अच्छी नॉलेज है लॉ की। और मैं कहूँगी कि स्टैंड अप कॉमेडियन वो हैं पहाड़ की। अभी छोटे कस्बों तक स्टैंड अप कॉमेडियन का उतना चलन नहीं हुआ है, महानगरों में तो हम लोग देखते हैं, लेकिन महिलाओं की आमद उसमें भी बहुत कम है। तो बहुत अच्छी वीडियो जो है यूट्यूब में इन्होंने बनाए हैं और लगभग 100 वीडियो अभी तक बना चुकी हैं। और ये काफी कम वक्त में, एक तरफ अपनी पढ़ाई भी चल रही है, तैयारियां भी चल रही हैं, एक तरफ यूट्यूब है, एक तरफ तमाम सारे मंचों पे कहानियां कविताएं भी लिखती बोलती हैं और बहुत अच्छी कहानियां लिख रही हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है, जिस तरह से हम देखते हैं कि आज की युवा पीढ़ी में किताबें छपने को लेकर, लेखक कहलाने को लेकर एक बहुत जल्दबाजी दिखती है। तो उनकी कहानी जो मैंने पढ़ी, एक बहुत स्त्री विमर्श की में एक मील का पत्थर मुझे लगता है कि उनकी कहानी है। एक पहाड़ी परिवेश की लड़की किस तरह से सोच रही है, उसके जीवन में क्या गुजरती है। बहुत सुंदर कहानी उन्होंने लिखी है महिलाओं पर। बाकी 2 कहानियां उनकी और लिखी गई हैं। काफल ट्री जो कि हमारी पहाड़ की एक ऑथेंटिक साइट है, वहां पर उनकी कहानियां लगातार प्रकाशित हो रही हैं। तो हमारे लिए एक बहुत गौरव की बात है कि ज्योति भट्ट इस वक्त हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज्योति, इतनी कम उम्र में इतनी सफलता मानती हैं आप इसे, या क्या लगता है? कम उम्र तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि मैंने बहुत बाद में अपनी लाइफ के डिसीजंस लिए। कम उम्र मुझे ऐसा लगता है कि मैं 25 साल की हो चुकी हूँ, तो 1/4 पोर्शन ऑफ लाइफ मैंने पार कर लिया है। और सफलता या असफलता मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि बस हम एक जर्नी को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कहाँ पहुंचना है या हम कब तक उसमें पहुंचेंगे, लेकिन जो भी मेरे अंदर अभिव्यक्ति है, मुझे लगता है कि मुझे उसे व्यक्त करना चाहिए, चाहे मैं उसे लेखन के माध्यम से करूं या मैं उसको अपने वीडियोस के माध्यम से करूं या कविताएं कहानियों के माध्यम से करूं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि सफलता असफलता का कुछ भी रोल है, क्योंकि मैं कुछ भी वीडियो बना रही हूँ तो जैसे ही मैंने उसको बनाया मैं वहीं पर सफल हूँ, क्योंकि मैंने अपनी अभिव्यक्ति कर दी। लोगों के उसके लिए बहुत सारे अलग अलग विचार हो सकते हैं, किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे। तो जिन लोगों को अच्छा लगता है वो उसको सफलता के तौर पे देखेंगे, जिसको बुरा लगेगा वो उसे फेलियर भी मानेंगे। लेकिन मेरे लिए सफलता और असफलता कुछ भी नहीं है, क्योंकि बस मैं अपने लाइफ को अपने हिसाब से जी रही हूँ, उसे एंजॉय कर रही हूँ, जो मुझे करना है वो मैं कर रही हूँ और मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ। क्या बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। सफलता के पैमाने इस तरह से आज बाजारवादी चीजों ने उस तरह से तय कर दिए हैं, क्योंकि आपने अपनी अभिव्यक्ति दे दी है, आपने अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं, किसी थीम पर आपने लिखा है, तो आपकी वहीं से आपने अपना काम पूरा कर दिया। ज्योति, आपका जो शुरुआती जीवन रहा, आपने साइंस स्ट्रीम से आपने पढ़ा है, BSc आपने किया है, एक पूरा साइंस बैकग्राउंड आपका पहले रहा, और अचानक से आप इतनी जल्दी इस फील्ड में ग्रो कर रही हैं। साहित्य आप बहुत आला दर्जे का पढ़ रही हैं, बहुत अच्छी कविताएं, मतलब एक बहुत अच्छा ऑरा आपका है। तो अचानक से ये यूटर्न साइंस से एकदम यहाँ कैसे हुआ? ये आपकी इच्छा से हुआ? क्या था? क्या जबरन आपको साइंस दिलाई गई थी, जिस तरह से आज हमारा समाज में होता है, जैसा कि अमूमन? साइंस में ये है कि मैंने BSc किया नहीं है। मैंने हालांकि BSc में एडमिशन लिया था, और जब मैं स्कूल में थी तो क्या होता था कि मुझे बहुत इंटरेस्ट होता था, ये नाटक होते थे स्कूल में या फिर कविता, भाषण, गाना। तो इनमें आई एम एवरेज स्टूडेंट, बट इन चीज़ों में मैं हमेशा फर्स्ट रहती थी। तो स्कूल में भी क्या होता था कि कोई भी प्रोग्राम होता था तो मेरा ही नाम सबसे पहले उसमें होता था। तो क्या होता है, हमारी सोसाइटी में साइंस को लेके एक बहुत बड़ा वो माना जाता है कि बहुत बड़ी चीज़ है, और जो बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं वो एक उनको अलग नज़रिए से देखा जाता है कि ये तो साइंस के स्टूडेंट है, प्रिविलेज्ड माना जाता है। और जबकि आर्ट्स जो है उसमें भी बहुत पढ़ाई होती है। आप कोई भी आर्ट्स का सब्जेक्ट उठा लीजिए, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, कोई भी चीज़ है, पॉलिटिकल साइंस है, तो वो भी बहुत ज्यादा कठिन होते हैं। लेकिन हमारे समाज में माना जाता है कि आर्ट तो वो करता है जो कुछ नहीं कर पाता। तो ये टैबू हमारे सोसाइटी में पहले से ही था, और हम लोग जिस परिवेश में रहे हैं वहां पर हमने बचपन से ही देखा साइंस और आर्ट की जो लड़ाई होती है, कि मतलब एक लकीर है, उसके एक और साइंस वाले हैं एक और आर्ट्स वाले हैं, और जिसमें क्या होता है कि आर्ट्स वालों को
हीन भावना से और तुच्छ नज़रों से देखा जाता है। तो हम भी क्या करते हैं, जब हम 9th-10th में होते हैं तो हम अपने फैसले लेने में सक्षम नहीं होते हैं और ना ही घर से ऐसा कोई मार्गदर्शन मिल पाता है, तो हम भी उन्हीं चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं जो हम अपने समाज में देख रहे होते हैं। तो उस समय हम जोश जोश में ले लेते हैं साइंस, फिर चलो ठीक है 10th में अच्छे नंबर आ जाते हैं, फिर हम 12th में भी उसे कैरी करते हैं, लेकिन फिर बहुत मुश्किल होने लग जाती है उसमें। मेरे साथ भी यही हुआ। 12th तक तो मैंने चलो साइंस पढ़ ली, और 12th तक हमारी लाइफ ऐसी हो जाती है, सुबह उठो 5 बजे हम ट्यूशन जा रहे हैं, पहले फिजिक्स का ट्यूशन पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री का ट्यूशन पढ़ रहे हैं, घर आ रहे हैं शाम को, फिर मैथ्स का ट्यूशन जा रहे हैं, तो पूरा टाइम आपका ट्यूशन, मैथ्स, साइंस और स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उसी में चले जा रहा है। जबकि अगर मुझे लगता है कि किसी बच्चे के अंदर साइंस को लेकर अभिरुचि होगी तो उसे ट्यूशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर इतनी समझ होगी कि वो चीजों को किताबों से पढ़कर समझ सकता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं और उसको रट रुट के पास हो रहे हैं। मतलब हमारा पढ़ाई का मकसद ही पास होना, अच्छे नंबर लाना है। जबकि अगर अभिरुचि का सवाल है तो आप खुद भी पढ़ सकते हो। तो उस दौर में, उस किशोरावस्था के दौर में, जब हमें अपने अपने आप को समझना होता है, अपने आप को सबसे ज्यादा टाइम देना होता है, अपने अंदर हो रहे हुए बदलावों को महसूस करना होता है, या फिर हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं उस टाइम पे, अपने आप को हमें टाइम देने का ही टाइम नहीं होता है, क्योंकि हम उन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में इतने उलझे होते हैं। और उसके बाद क्या होता है, हम 12th पास करते हैं और कॉलेज जाते हैं। फिर क्या होता है, हमारे दोस्त वगैरह बीएससी कर रहे होते हैं, तो हमें भी होता है बीएससी करें, या फिर घर वाले कहते हैं तुम तो साइंस वाले हो तो तुम्हें बीएससी करना है। तो मैंने भी बीएससी कर ली जोश और खरोश में, चलो ठीक था, सब लोग कर रहे थे। लेकिन ड्यूरिंग बीएससी मैंने महसूस किया कि मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ के साथ, क्योंकि मुझे हिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता था, मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ना अच्छा लगता था, मुझे साहित्य से बहुत ज्यादा लगाव था, बचपन से ही मैं कहानियां, कविताएं पढ़ती थी। तो क्या होता था, मेरा पेपर हो रहा होता था बीएससी का और साइड से मैं कोई नोवेल पढ़ रही हूँ या फिर हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। लूसेंट की वो जीके की एक बुक थी मेरे पास, तो मैं अक्सर उसको पढ़ती थी, क्योंकि मेरे पास हिस्ट्री पॉलिटी की कोई ऐसी बुक नहीं थी, लेकिन मैं उसी बुक को पढ़ती थी। तो मुझे उसमें बहुत अच्छा लगता था उसको पढ़ना। या फिर मैं लाइब्रेरी भी जाती थी, तो वहां से मैं अपने लिए अल्मोड़ा में जो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है, वहां से मैं अपने लिए बहुत अच्छी अच्छी नॉवेल्स वगैरह लेके आती थी। तो वो साइंस मुझे एक बोझ लगता था अपने ऊपर। तो मैंने 1 साल बीएससी किया और उसके बाद फिर मैंने कहा कि मेरे बस की नहीं है, और फिर मैंने अपने मैं कहूँगी उसे वो मेरा लाइफ चेंजिंग डिसीजन होगा, क्योंकि उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे बीएससी नहीं करनी है और मुझे बीए करना है। तो फिर मैंने बीए किया हिस्ट्री, पॉलिटी और इंग्लिश लिटरेचर से। वो पल क्या एक सेकंड में आपने एकदम से डिसाइड कर दिया कि नहीं अब मुझे बीएससी नहीं करनी है, या उसको उसके लिए एक लंबा द्वंद्व आपके भीतर चला? जब मैं पढ़ती थी, बीएससी का ही पढ़ती थी जब मैं, तो मुझे लगता था यार ये चीजें मुझे समझ में नहीं आती हैं। हालांकि हम ट्यूशन भी जाते थे, अब बीएससी में हम पढ़ रहे हैं फिर भी हम ट्यूशन जाते थे। तो मुझे लगता था कि जब हम हमारे अंदर उस चीज के लिए एबिलिटी नहीं है, हम उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, तो ट्यूशन जाओ, कुछ भी जाओ, क्या ही फायदा होना है उसका। तो मतलब जब मैं उसको पढ़ती थी मुझे कभी इंजॉय नहीं करती थी। तो मुझे लगता था कि हाँ ये थ्योरम मैंने याद कर ली या मैंने ये डेरिवेशन सीख लिया, तो अब मुझे क्या है कि किसी तरीके से अपने दिमाग में इसको रखना है और पेपर में जाके लिख देना है। तो मतलब इट्स लाइक अ बर्डन। फिर धीरे 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 करके मेरे अंदर उस चीज के लिए अजीब मतलब माहौल जैसा बनने लगा कि ये मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि जबकि मैं हिस्ट्री और पॉलिटी और लिटरेचर को बहुत इंटरेस्ट से पढ़ रही होती थी, उसमें मुझे कोई बर्डन नहीं लग रहा होता था। लिटरेचर में तो मेरा ये है कि मैं एक किताब को 2 दिन में खत्म कर देती थी, क्योंकि मुझे उसको पढ़ने का बहुत ज्यादा धुन लग जाती थी। तो धीरे धीरे होता रहा और एक दिन फिर अचानक मैंने ये डिसीजन ले लिया। हालांकि मैंने बीएससी सेकंड ईयर में भी एडमिशन लिया था, लेकिन मैंने बीच में इसे छोड़ दिया और मैंने बीए प्राइवेट करना वहां से स्टार्ट कर दिया। प्राइवेट फिर आपने फिर प्राइवेट में घर वालों का क्या रिएक्शन था इस? घर वालों का नॉर्मल जो रिएक्शन रहता है टिपिकल इंडियन पेरेंट्स का, कि तुमने बीएससी छोड़ दिया है, तुम्हारा अब जिंदगी तबाह है, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुमने अपनी लाइफ का 1 साल गुजार दिया है। जबकि लाइफ इज मोर देन 1 ईयर। आप 1 साल तो लोग ऐसी कोचिंग वगैरह में निकाल देते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स का ये नजरिया रहता है कि तुमने अपनी लाइफ का 1 साल बर्बाद कर दिया है, हमारे पैसे बर्बाद कर दिए हैं। तो मतलब सपोर्ट नहीं था स्टार्टिंग में, क्योंकि वो होता है कि माँ बाप भी आसपास की चीजों को देख रहे होते हैं कि लोगों के बच्चे बीएससी कर रहे हैं और तुम नहीं कर रहे हो। तुम हालांकि तुम अच्छे नंबर ला रहे हो, तुम पास हो रहे हो, लेकिन फिर भी तुम नहीं कर रहे हो। तो उसके बावजूद भी मतलब बहुत टिपिकल होता था ये। और उस टाइम पे मुझे लगता था कि यार मैंने क्या क्राइम ऐसा कर दिया कि अपने मन का स्ट्रीम ले लिया। मैं कहीं जाती नहीं थी, मुझे लगता था कि मैं कहीं जाऊंगी तो लोग मुझसे ये पूछेंगे कि तुमने बीएससी छोड़ दी, बीए क्यों किया। हालांकि लोग ऐसा क्यों पूछते हैं, क्योंकि उनको क्या फर्क पड़ता है किसी की पर्सनल लाइफ से। लेकिन मेरे अंदर एक हीन भावना आ गई थी कि मैंने क्या कर लिया अपनी लाइफ के साथ। फिर बीए
फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर मैंने प्राइवेट किया एंड देन थर्ड ईयर में मैंने रेगुलर उसको कर लिया था, क्योंकि मेरे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स नहीं थे, लेकिन डिग्री रेगुलर हो जाएगी करके मैंने कुमार यूनिवर्सिटी एसएसजी कैंपस से उसको रेगुलर कर लिया। और उस दौरान मैंने इतिहास पढ़ा, अब ये राजनीति शास्त्र पढ़ा और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा। तो मैं बहुत अच्छा फील मुझे होता था कि मैं अब सही कर रही हूँ, सही पढ़ रही हूँ, जो मेरा मन था वो मैं पढ़ रही हूँ। और उसमें भी आप अपना बेस्ट ही कर रहे होंगे हाँ, क्लास में? उसमें अब क्लास में हम भी, आउट ऑफ क्लास भी? नहीं, क्लास में क्या था कि हम फर्स्ट एंड सेकंड ईयर मेरा प्राइवेट हो गया था ना, तो इसलिए हम रेगुलर वाले बच्चों की गिनती में थोड़ा पीछे हो गए। तो कोई नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश थी कि उसके बाद जो थी आपने हिस्ट्री या पॉलिटिकल से एमए करने की नहीं सोची, उसके बजाय आपने स्नातक लॉ से जो है वो स्नातक किया है? जी। तो क्या होता था कि जब मैं बचपन से ही या बड़े होके मैं कहूंगी कि मुझसे कहीं पे इनइक्वलिटी हो रही हो या इनजस्टिस हो रहा हो तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती ये चीजें। तो जैसे कोई भी चीजें मैं तो सोचती हूँ अपने लेवल से उसको ठीक करूँ। तो समाज में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे एक बार मैं कहीं घूमने गई थी यहीं अल्मोड़ा में लोकल में, तो मैंने देखा कि वहाँ पे लोग जो हैं वो एमआरपी से ज्यादा रेट में कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हैं। तो मैंने उनसे बात भी की कि आप एमआरपी से ज्यादा क्यों बेच रहे हो, तो उन्होंने बोला कि ये फ्रिज का जो चार्ज होता है वो इसमें इन्वॉल्व है। तो यार एमआरपी है वो, उससे आप ज्यादा कैसे ले सकते हो। तो उस टाइम पे तो मैंने वो खरीद लिया क्योंकि मुझे जरूरत थी, लेकिन फिर मुझे बहुत अजीब लगा कि यार ऐसा हो रहा है, 5-5 रुपये आप हर उसमें बढ़ा दे रहे हो। तो मैंने राज्य उपभोक्ता फोरम का कहीं से नंबर ढूंढा गूगल से, और मैंने वहां शिकायत कर दी कि अल्मोड़ा में ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उसके बाद उसकी कार्रवाई भी हुई और मेरे घर पे एक लेटर भी आया कि आपकी जो शिकायत थी उसके परिणाम स्वरूप में हमने ये कार्रवाई की। और अगले दिन न्यूज़पेपर वगैरह में भी आया था कि इन जगहों पर छापेमारी हुई जहाँ पे एमआरपी से ज्यादा होता है। तो ये मैं जब मैं बीए में थी तब की बात है। तो मुझे इससे आपको बहुत बल मिला होगा? मुझे इसे बल तो नहीं कह सकते, लेकिन मुझे लगता था कि चलो मैंने कुछ तो किया। तो मैं समाज को देखती थी तो इस चीज से मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी कि असमानता है और साथ ही साथ अन्याय है, जो पीड़ित है या वो है उसको दबाया जा रहा है। और हम देखते उस टाइम पे निर्भया केस हुआ या फिर ये हल्द्वानी में ही एक केस हुआ था कशिश हत्याकांड। तो इन चीजों से भी मेरे मन में बहुत वो होता था कि महिलाओं के खिलाफ इतना ज्यादा अत्याचार है, लॉज हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो उस चीज से मुझे लॉ के प्रति रुझान हुआ कि कानून एक ऐसी चीज है जो आपको एम्पावर करता है और साथ ही साथ आपको ये पावर करता है कि आप औरों को भी एम्पावर कर सको। तो इसी वजह से मैंने फिर बीए के दौरान सोचा कि इसके बाद मैं लॉ करूंगी, क्योंकि मुझे लगता था कि हम जब खुद एम्पावर होंगे तब हम दूसरों की हेल्प कर पाएंगे। अब मैंने एक दिन उपभोक्ता फोरम में शिकायत करी, दूसरे दिन से फिर उन्होंने वही करना है। तो जब तक हम सिस्टम में नहीं आएंगे सिस्टम चेंज नहीं होगा। क्या बात है। तो लॉ का आपने डिसीजन लिया और 3 साल तक जम के खूब एंजॉय करके लॉ की पढ़ाई हाँ की? बिल्कुल, मुझे लॉ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। एक किसी नोवेल की तरह ही मैं जैसे आईपीसी पढ़ रही हूँ या एविडेंस पढ़ रही हूँ तो वो मुझे पढ़ाई नहीं लगती। मुझे लगता है कि मैं केसेस पढ़ रही हूँ, तो मुझे लगता है कि वो भी एक साहित्य है। केस होते हैं लोगों की लाइफ के, उसमें हम देखते हैं कि ये है वो है। हम लोग सोचते हैं ऐसा डिसीजन होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इतना बेहतरीन अप्रोच उसमें देता है, हम लोग सोच भी नहीं सकते। जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन शुरू होते हैं। तो वो इतना बढ़िया बढ़िया उसमें डिसीजन दिए रहते हैं, उनको पढ़ना अच्छा लगता है। तो एविडेंस है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है लॉ पढ़ना। मतलब इट्स अनदर काइंड ऑफ इंजॉयमेंट फॉर मी। मतलब साहित्य और लॉ दोनों मेरे लिए बराबर हैं। जी। तो लॉ से आपको क्या करना है आगे करियर में? एक अच्छा वकील बनना है या एकेडमिक्स में जाना है? मैं सोचती हूँ कि अभी फिलहाल मैं जुडिशियल सर्विसेज पे फोकस करूँ और जज बनना मेरा एम है। अभी देखते हैं क्या होता है आगे। तो साथ में साहित्य में भी की फील्ड में आप बहुत कुछ कर रही हैं, बहुत उम्दा कहानी आपने लिखी है। कैसे लिखी पहली कहानी जब थी, कब लगा कि मैं भी लिख सकती हूँ? और आपके जो पात्र हैं, गांव के हरवा है, ये जो नॉर्मल पात्र हैं, हाँ। आप इतने ठेठ पहाड़ी क्यों हैं? पहले तो ये उसका कुछ भूमिका बताएं। किसको श्रेय देंगी आप अपनी? जी, मैं बचपन से गांव में रहती थी और 7th क्लास तक मेरी स्कूलिंग गांव में ही हुई है। तो 7th के बाद मैं अल्मोड़ा आई और अल्मोड़ा जीजीआईसी में पढ़ने लगी। तो जब मैं गांव में रहती थी तो ग्रामीण परिवेश था, सब लोग थे। मेरे मम्मी पापा अभी भी गांव में, अल्मोड़ा में हम रहते हैं हालांकि, लेकिन हम लोग कुमाऊनी में ही बोलते हैं। और मेरे गांव में हम अपनी दादी के बहुत क्लोज थे। जैसे पापा तो अपने काम पे जाते थे और मम्मी बेचारी को इतना टाइम नहीं होता था, वो अपने खेतों में अपने आसपास ही लगे रहती थी। तो हम दादी के साथ ही रहते थे। तो दादी हमें कहानियां सुनाती थी अलग अलग, और आणकथ जो भी होते हैं कुमाऊनी में, आंचल में आंचलिक शब्दावली होती है, आंचलिक कहानियां होती हैं, आंचलिक कविताएं होती हैं, चुटकुले होते हैं, जो भी था वो हम उनसे सीखते थे। मतलब हम बिना कहानी सुने सोते ही नहीं थे। तो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, उनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उनके साथ रहकर कहानी सीखने समझने की क्षमता विकसित हुई, उनमें इंटरेस्ट बढ़ा।
फिर ग्रामीण आंचल से तो हम जुड़े ही थे, हम देखते थे हमारी माँ इतना काम कर रही है, हम 2 किलोमीटर स्कूल जाते थे, घर आते थे तो किसका पढ़ाई किसका क्या, बैग फेंका और बस खाना ना खा के दादी के साथ लग जाते थे। तो पढ़ाई का ऐसा कभी बचपन में माहौल भी नहीं रहा, और ना ही घर वालों ने कभी इस बारे में कोई मार्गदर्शन दिया। ठीक है, बच्चे पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, गाँव में ऐसा ही होता है। तो फिर उसके बाद हम अल्मोड़ा आ गए तो 2007 में। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जाड़ों की छुट्टियों में बाल प्रहरी द्वारा एक वर्कशॉप आयोजित की जाती है बच्चों के लिए। तो मुझे इंटरेस्ट था तो मैं जाती थी उसमें। तो वहाँ भी हम बचपन पहली कविता कहानी कहूँगी कि मैंने वहीं लिखी, अभी भी वो मेरे पास रखी हुई है। तो हम वहाँ पे हमें ऐसे बताते थे कि आप कैसे कहानी लिखोगे, कोई सीन देते थे, मतलब ऐसा सीन बनाते थे, उसको सोच के हर बच्चा कहानी लिखता था। तो 100 बच्चे हैं तो 100 कहानियां होंगी, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग सोचता है। तो तब मैंने अपनी लाइफ की पहली कहानी लिखी, पहली कविता लिखी, मैंने इतनी सारी चीजें सीखी। तो मैं बाल प्रहरी को भी एक छोटा सा आप श्रेय बाल देंगी बिल्कुल कि आप बिल्कुल एक जो मंच तो मिला। हाँ बिल्कुल, जो वर्कशॉप थी, क्योंकि हमें नहीं पता कहानी क्या होती है, तो वहाँ पे वो टीचर्स जो थे या एक्सपर्ट्स थे वो हमें बताते थे। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज भी बाल प्रहरी परिवार से जुड़ी हूँ, और वो मुझसे कहते भी हैं कि अब वहाँ कार्यशाला आयोजित करेंगे तो आप वहाँ आना। लेकिन समय अभाव के कारण मैं जा नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उन लोगों के अधिक से अधिक संपर्क में रहूं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरी बेसिक बुनियाद है, मेरी नींव वहीं से पड़ी। तो वहां से कविताएं तो आपने लगातार लिखी, हाँ जिनको आप प्रकाशित नहीं करना चाहती हैं। हाँ। और क्योंकि आप संतुष्ट नहीं है कि आपने उस स्तर का कुछ लिखा है, या आपको लगता है कि कुछ और बेस्ट लिखूंगी? नहीं, स्तर नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे कविताएं मेरे लिए बहुत पर्सनल मैटर हो जाती हैं, क्योंकि हम उसमें अपनी पर्सनल लाइफ भी लिखते हैं। कहानियां, मेरा मानना है कहानियां समाज के लिए हैं और कविता अपने लिए। तो कोई ऐसी कहानी कविता अगर मैं लिख पाऊँ जो समाज के लिए हो, या फिर जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हो, तो उसको मैं जरूर अपने फेसबुक वगैरह से शेयर करती हूँ। लेकिन मोस्ट ऑफ द पोएम्स मैं अपनी पर्सनल लाइफ पे लिख रही होती हूँ। तो मैं थोड़ा पर्सनल लाइफ को अपनी लोगों के सामने चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं उसको नहीं पब्लिश करना चाहती। जी। ज्योति, एक बड़ा जो आपने स्टैंड लिया है, ये यूट्यूब चैनल जो आपने बनाया, और अभी तक लगभग 100 आप उसमें एक्ट कर चुकी हैं, 100 वीडियो बना चुकी हैं। कभी आप किसी बूढ़ी माँ के रोल में होती हैं, साड़ी बड़ी सी बिंदी लगा के, कभी आप चंडीगढ़ वाली आंटी बन जाती हैं। इतनी अदाएं, इतनी खूबसूरती, इतनी खूबसूरत एक्टिंग, इतनी सुंदर कंटेंट, उसकी थीम, और इतना बिल्कुल अपने आसपास के पात्रों को आप इतना बखूबी निभा रही हैं। इसका आपने डिसीजन कब लिया कि मुझे स्टैंड अप कॉमेडियन करनी है, कॉमेडियन बनना है, या मुझे इस तरह का यूट्यूब चैनल चलाना है? वैसे इसकी नींव तो स्कूल में ही पड़ गई थी। मैं बता रही हूँ कि मैं बचपन से ही, जब हम गांव में भी रहते थे तब भी हम शिशु मंदिर में पढ़ते थे, तो वहां पर भी हम एक्ट वगैरह करते थे। तो वो भी हमारे लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था कि मैं शिशु मंदिर में पढ़ती थी, तो वहां पर ऐसा माहौल था, गाँव का स्कूल था, लेकिन फिर भी पढ़ाया जाता था, ये चीजें सिखाई जाती थी कि आपको कैसे एक्ट करना है, कैसे डांस करना है। तो वो चीजें बचपन से पड़ गई थी। फिर हमें जीजीआईसी में पढ़ने लगी अल्मोड़ा, तो वहां पर भी ये चीजें चलती थी। उसके बाद मैं कॉलेज में जब गई, तो 3rd ईयर जब मैंने रेगुलर किया, बीए रेगुलर, तो तब मैं वहाँ जो कॉलेज में प्रोग्राम होता है उनसे जुड़ी। तो वहां पर से क्या हुआ कि मैंने एक प्ले किया, उसमें मैंने परसाई का रोल किया। तो तब मुझे लगा कि मेरे अंदर ये चीज बहुत ज्यादा है, मतलब थिएटर के प्रति लगाव है। क्योंकि घर में हम क्या करते थे कि जब हम भाई बहन, 4 भाई बहन हम बैठे रहते थे, तो मैं टीवी बनती थी और वो लोग ऐसे जी टीवी या कोई भी चैनल का नाम लेते थे, तो मैं उसमें आने वाले एक्ट करती थी। जैसे जी टीवी आ गया तो कुछ नाटक कर लिया, न्यूज आ गया तो फटाफट न्यूज पढ़ने, न्यूज एंकर बन जाओ। तो मेरे घर का माहौल बहुत सांस्कृतिक रहा है। मतलब हम, मेरे सारे भाई बहन बहुत अच्छे हैं। मेरी बड़ी बहन है वो एंकर है, मेरी छोटी बहन वो गाना गाती है, छोटा भाई तबला बजाता है। तो हम सब लोगों को पढ़ाई के लिए हमने कभी डिस्कस नहीं किया होगा, लेकिन इन चीजों में हम बहुत डिस्कस करते हैं। हम कभी बैठते हैं साथ में, हम इंजॉय कर रहे होते हैं, हम गाना गा रहे होते हैं, हम प्ले कर रहे होते हैं, हम एक्ट कर रहे होते हैं कि कोई इंसान कैसे बोलता है, कैसे चलता है। तो हमारे घर में ये माहौल रहता था। तो घर का भी माहौल ये था। और साथ ही साथ जब कॉलेज गई तो फिर वहां पे भी थिएटर में किया। तो जब मैं थिएटर से जुड़ी तो मुझे लगा कि वो एक अलग दुनिया है। तो जब वहां पे मैं परसाई का रोल करती थी, वो मुझे सिखाते थे दिन में, जो भी मैं घर आके बस पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के उसी को प्रैक्टिस करती थी, और सुबह जाने से पहले तक भी उसी को प्रैक्टिस कर रही होती थी। तो उसमें मैं पूरी तरह डूब गई थी। मतलब मुझे तीन दुनिया की कोई खबर फिक्र नहीं थी। तो मुझे लगा कि वो मेरा इस दुनिया से एक एस्केप है। अगर मुझे कहीं जाना है इस दुनिया को छोड़ के, तो वहां जाना है। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे अंदर उसके प्रति बहुत ज्यादा लगाव था। लेकिन फिर मैं एलएलबी में आ गई, फिर एलएलबी बहुत पढ़ाई होती थी, तो फिर वो सब भी छूट गया। लेकिन फिर लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन मेरे ख्याल से यूट्यूब का ही एरा था, क्योंकि हम यूट्यूब पे देख रहे थे, सब लोग वायरल हो रहे थे वो। तो फिर
मैं सोचती थी कि मेरे अंदर इतना टैलेंट था, मैंने कुछ नहीं किया। हालाँकि मैंने लॉ किया, मैं उसमें खुश भी थी, लेकिन मेरा वो एस्केप था ना, तो मुझे दुनिया से एस्केप करना था। तो मुझे कहीं न कहीं ये बात अंदर से कचोटती थी कि मैंने अपने आर्ट के लिए, अपनी एक्टिंग के लिए कुछ नहीं किया, जबकि मुझे बहुत शौक था एक्टिंग का, बचपन से था, और मैं उसका कुछ भी नहीं कर रही थी। और मैं देखती थी अपने आस-पास की लोग कैसा जी, और कोई बेकार। दिशा मिली होती तो आप एनएसडी जाते, आप पुणे में होते। बिल्कुल हो सकता है, जी। क्योंकि 12 के बाद अगर मुझे कोई बताता कि ऐसा कुछ होता है, तो मुझे अपने आप पे इतना विश्वास है कि मैं वो टेस्ट वगैरह निकाल लेती। लेकिन अब जो नहीं हुआ उसके तो बारे में नहीं सोच सकते। लेकिन फिर लॉकडाउन में मैंने ये सोचा कि लॉकडाउन में नहीं सोचा मैंने ये, मतलब मैं बहुत बेचैन रहती थी अंदर से कि मैंने अपने टैलेंट के लिए कुछ भी नहीं किया। फिर एक दिन मैं और मेरी बहन ने ऐसे ही गाने वाला एक वीडियो बनाया। हम पवन पहाड़ी को देखते थे यूट्यूब में, तो हम देखते थे यार कि वो कितनी अच्छी कॉमेडी करता है, कुमाऊनी भाषा को लेकर करता है, अपनी भाषा को लेके। तो मुझे उससे इंस्पिरेशन मिली कि अपनी भाषा को लेकर वो इतना काम कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, तो हम भी कर सकते हैं। तो फिर मैं देखती थी कि क्या कंटेंट अलग सा तो कुछ बनाऊं। तो मैं और मेरी बहन ने एक दिन ऐसी वीडियो बनाया, और हमने वो अपने ऐसी व्हाट्सएप पे स्टेटस में अपलोड किया। तो सब लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस था कि आपने तो बहुत अच्छा बनाया है, आप अपना चैनल बनाओ। फिर हमने ऐसी मजे मजे में एक चैनल बना दिया, इंस्टाग्राम अकाउंट बना दिया, उसमें थोड़ा वायरल हो गया। तो फिर हमें भी थोड़ा अंदर से आत्मबल मिला कि हाँ, करना चाहिए। फिर ऐसे ऐसे करके 1-2 वीडियो बनाए, वायरल होते रहे। फिर उसके बाद बस फिर हमने 100 वीडियो तक का सफर तो फिर तय आपने किया। अपना चैनल फिर पर्सनल आपने बनाया। जी, फिर उसके बाद ही मैंने ये चैनल बनाया, और अभी इसको 1 साल नहीं हुआ है। जी। तो क्या कहते हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहता है इसमें, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि मैं यूनिक कंटेंट दूं और अपनी स्क्रिप्टिंग पे ध्यान दूं। जी, तो कंटेंट और स्क्रिप्ट पे आप बहुत ध्यान देते हो। हाँ, क्योंकि मैं एक राइटर हूँ वैसे, इनिशियली आई वाज अ राइटर। और तो मुझे लगता है कि अगर आपका लिखना बहुत अच्छा होगा, स्क्रिप्टिंग बहुत अच्छी होगी, तो एक्टिंग उसमें खुद ही हो जाएगी। तो मेन प्रॉब्लम है कि आप कंटेंट तो आप नॉर्मल सा कोई भी उठा सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको कुमाऊनी परिवेश से जोड़ते हैं, तो आपको स्क्रिप्टिंग पे ध्यान देनी होगी, क्योंकि क्या उसकी मूल भाषा है, किस प्रकार से डायलॉग डिलीवरी होती है। तो इसके लिए मेरी मम्मी और मेरी बहन का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है। तो वो, मैं कोई भी जैसे सोचती हूँ कि कोई टॉपिक तो मेरे दिमाग में आता है, लेकिन उसके बाद मैं उसको मम्मी के पास बैठ के डिस्कस करती हूँ कि मम्मी कैसे होता है, क्या होता है। तो मेरी मम्मी मुझे पूरा बताती है उसे कि ऐसा होता है, औरतें ऐसे बोलती हैं गाँव में, आदमी ऐसे बोलते हैं, ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ये होता है, वो बताती हैं। और मेरी जो छोटी बहन है, वो मुझे वीडियो एडिटिंग में और मेरे कॉस्ट्यूम वगैरह ये सब चीज़ों में बहुत हेल्प करती है। कैमरामैन के रोल में भी वो कभी होती है, हालांकि उसे अपनी पढ़ाई करनी होती है, उसे इतना टाइम नहीं हो पाता, लेकिन जब भी उसे टाइम होता है तो वो मेरा पूरा काम करती है। बाकी जो भी एक्टिंग के मंच पे आप केवल मुझे देखते हैं, लेकिन उसके पीछे इतने सारे लोग हैं। मेरे दोस्त है, मेरा एक दोस्त है, वो मुझे कभी कोई स्क्रिप्ट लिख के देता है या कोई पोएम लिख के देता है। हालांकि उसे कहता है कि मैं अपना नाम नहीं बताना चाहता हूँ दुनिया को, बस वो मुझे साइलेंटली सपोर्ट करता है। और भी मेरे दोस्त हैं, कोई अपने स्तर से कोई कहीं पर उसको फैला रहा है, कोई कहीं शेयर कर रहा है, कोई अपने घर वालों को दिखा रहा है। तो सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मंच पे केवल आपको ज्योति दिखती है, लेकिन उसके पीछे उसके परिवार वाले, उसके दोस्तों का और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो साइलेंटली सपोर्ट करते हैं पीछे से, कि आपको कुछ लिख के दे देंगे। और उनको फेम नहीं चाहिए, उन्हें बस ये चाहिए कि हाँ, मैं आगे बढ़ूँ। तो मेरी लाइफ में मेरे दोस्तों का बहुत ज़्यादा योगदान है। मैं हमेशा भूल जाती हूँ कहना, लेकिन आज मैं याद रखूंगी इस चीज़ को कि अगर मेरे जो एक दौर था कि जब मैंने बीएससी छोड़ के बीए ज्वाइन किया, तो उस दौर में भी उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। वो दोस्त मेरे बीएससी के थे, लेकिन वो अभी तक मेरे साथ हैं। और उसके अलावा मुझे याद नहीं है कि मेरा बीए का कोई दोस्त है, एलएलबी का कोई दोस्त है जो अभी तक है। तो भले ही बीएससी छूट गई, लेकिन दोस्त नहीं छूटे। दोस्त, मुझे लगा कि बीएससी मैंने की ही इसलिए कि मुझे जिंदगी में इतने अच्छे दोस्त मिले। और उसमें से कुछ का मैं नाम भी लेना चाहूँगी, लता, विद्या, दीपा, सूरज सिजवाली, अनिल। तो इन लोगों ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, और वो सपोर्ट आज तक जारी है। तो ज्योति, जब आप वीडियो बनाती हैं तो आपने बूढ़ी माँ का रोल भी करना है, उसी समय बहू का रोल भी करना है, तो एक ही को 2 पात्र आपने उसी समय फिल्माने हैं। तो क्या आप ट्राइपॉड में अपना कैमरा रखती हैं, या कैसे आप शूट करती हैं जब आपके पास कोई नहीं होता है? हाँ। कमरा बंद करके अकेले में आप कर रही होती हैं, या कई बार आपको गार्डन में फिल्माना है, खेत में फिल्माना है, कैसे होता है सब? इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अब हमारे पास रिसोर्सेज तो है नहीं ना, पैसा है। तो क्या करना होता है कि बहुत कम चीज़ों में ही मैनेज करना होता है। तो अब जैसे जो एक्ट हम मैं बैठ के कर सकती हूँ, तो उसमें बस ट्राइपॉड लगा के रख देते हैं। अब उसमें भी क्या है कि 2 का रोल करना है, तो पहले एक का पूरा करना पड़ता है, फिर उसके बाद दूसरे का पूरा करना पड़ता है, फिर उसको एडिटिंग करना होता है। और एडिटिंग मुझे सबसे ज़्यादा सरदर्द काम लगता है, क्योंकि मेरी उसमें नहीं कोई स्किल है और ना ही रुचि है, ना ही मुझे इतना ज़्यादा उसका आइडिया है।
आर्टिस्ट अगर अपने आर्ट में ध्यान देगा या टेक्निकलिटीज में देगा, एक ही में तो दे पाएगा ना। तो एडिटिंग तो काम चलाने लायक स्किल आपने हासिल कर हाँ, लिया है, फिर भी हाँ, बहुत फिर बड़ी भी बात है। फिर भी काम चलाने वाला है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि अगर थोड़ा मेरे पास फाइनेंशियल सपोर्ट हो या कुछ हो तो मैं कोई टेक्नीशियन हायर करूँ या कैमरामैन को अपने पास रखूँ, ताकि वो और भी ज्यादा अच्छे वे में प्रेजेंट हो पाए। और तो आप कंटेंट पे ज्यादा और फोकस हाँ, कर पाए। कंटेंट पे बस मेरा काम ये होगी, मैं लिखूं और एक्ट करूं बस, क्योंकि अभी तो मुझे सारी चीजें खुद ही मैनेज करनी है। सोशल मीडिया अकाउंट भी मैनेज करने होते हैं, क्योंकि वहां पर आपको अपने पब्लिक रिलेशनशिप का भी ध्यान रखना होता है, सब चीज करनी होती है साथ में। इंस्टाग्राम भी देखना है, वो भी देखना है, वो भी देखना है। तो सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे काम जैसे हो जाते हैं अगर कोई वीडियो बना रहे हो तो कितना हफ्ते में आप एक बार डालती हैं, या कैसे शेड्यूल फिक्स है या ऐसा कभी शेड्यूल भी? कोई फिक्स नहीं है। जैसे क्या होता है कि अगर मेरे एग्जाम्स चल रहे होंगे या मैं कोई एग्जाम आने वाला हो तो मैं पूरी तरह कुछ छोड़ दूंगी, फिर मैं पढ़ाई पे ध्यान दूंगी। कभी कभी एक हफ्ते में 2 भी आ जाएंगे, कभी एक महीने में एक आएगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा रूल नहीं है कि मुझे बनाना ही बनाना है। जब मेरे अंदर से आती है चीजें तो वो स्वतः ही आ जाती हैं, जी। ऐसा कोई रूल नहीं है। इसके अलावा आप कविताएं भी पढ़ती हैं अपने चैनल में, कुछ अच्छी जी, आपको कविताएं जो लगी? जी मैंने महेश पुनेठा जी की और रवि तिवारी है, वैभव है, जो भी मेरे साथ रहते हैं। अगर कोई कुछ अच्छा लिख रहा है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको अपनी आवाज़ दे पाऊँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो लिखते अच्छा है लेकिन वो माइक को फेस करने से या फिर कैमरा फेस करने से डरते हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ों को आगे आना चाहिए, तो मैं उनकी परमिशन लेके उनकी पोएम को भी अपने चैनल के माध्यम से, अपने फेसबुक के माध्यम से जनता के सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि अच्छी चीज़ों पे सबका हक है। बिल्कुल। ज्योति, इतना सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गया है, प्रतिभाओं के लिए आपको लगता है कि एक बड़ा स्वर्णिम सा दौर है? बहुत स्वर्णिम दौर है, क्योंकि अगर मैं 20 साल पहले होती और ऐसे परिवेश से आती जहाँ पे इन चीज़ों की कोई समझ नहीं थी या वो थी, तो मैं खुद ही कुछ नहीं कर पाती। मुझे स्ट्रगल के लिए मुंबई जाना पड़ता, जो कि घर वाले कभी भेजते नहीं है। डायरेक्टर प्रोड्यूसर के हाथ जोड़ने पड़ते कि भाई कोई छोटा सा रोल दे दो। लेकिन अभी क्या है कि आपके पास अगर एक नॉर्मल सा मोबाइल भी है तो आप उससे अपना कर सकते हो। तो ये बहुत स्वर्णिम दौर है, और क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे पास है, इंटरनेट हमारे पास है, मोबाइल हमारे पास है, तो सीमित संसाधनों में भी हम काम कर सकते हैं, और अगर टैलेंट है तो निश्चित तौर पे आप आगे बढ़ेंगे। तो ज्योति, आगामी क्या योजनाएं हैं? आगामी अभी मैं एक बहुत अव्यवस्थित इंसान हूँ। मेरा ऐसा कोई रूल नहीं है। मुझे कोई चीज़ अगर करनी है तो मैं स्पॉन्टेनियसली भी उसको कर सकती हूँ। कोई चीज़ें मेरी सालों से पेंडिंग भी पड़ी हैं। तो मेरा कोई प्लान नहीं है। मैं एक अपने आप को आज़ाद पंछी और बेचैन रूह मानती हूँ। तो मेरे अंदर की बेचैनी जब तक है तब तक मैं हूँ, तब तक मैं काम करती रहूंगी। जिस दिन बेचैनी खत्म उस दिन मैं भी खत्म हो जाऊंगी, मुझे पता है ये चीज़। तो मेरा कोई वो नहीं है, प्लान नहीं है। मैं जो चल रहा है आई जस्ट गो विद द फ्लो। क्या बात है। तो अंदर की जो बेचैनी है, जो आग है, वो तो बची रहनी चाहिए जी। जैसे कि रसूल हमजा तो जो हमारे बहुत अच्छे लेखक हैं, उन्होंने कहा है कि चूल्हे में और दिलों में आग जो है वो बची रहनी चाहिए। तो ज्योति, बहुत सुंदर काम आप कर रही हैं। क्या संदेश आप देंगी तमाम सारी गर्ल्स के लिए? आपको लगता है कि गर्ल्स के पास बहुत शॉर्ट पीरियड होता है अपने खुद को स्टैब्लिश करने के लिए आर्थिक रूप से, तो उससे थोड़ा सीरियस होना चाहिए अपनी जिंदगी के प्रति? अब बिल्कुल मैं कहना चाहूंगी कि जैसे आज के समय में लड़कियों को पढ़ने का अवसर मिल रहा है, लेकिन हम उसको पूरी तरह कैश नहीं करा पा रहे हैं। हमें अगर 20 साल पहले बात करें तो किसी को इंटरमीडिएट करने तक के लिए भी अपने घर में लड़ाई करनी पड़ती थी कि मुझे पढ़ना है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, नॉर्मली सब लोग बीए एमए तो कर ही ले रहे हैं, लेकिन उसको भी वो लोग सीरियसली नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारे उत्तराखंड में एक बहुत बुरी चीज कहूंगी मैं इसको, कि हर दूसरा बंदा बीएड कर रहा है, क्योंकि उनके अंदर एक मेंटेलिटी है कि हम टीचर बन के अपना करियर स्टेब्लिश कर लेंगे, प्राइवेट में पढ़ा लेंगे, जबकि उनके पास और इतने सारे स्किल्स हैं। कोई बहुत अच्छा बुन रहा है, कोई बहुत अच्छा कुकिंग करता है। तो वो लोग क्या है, उन्होंने अपने आसपास एक कंफर्ट जोन डेवलप कर लिया और उससे बाहर नहीं आना चाहते। तो और यहाँ पे क्या रहता है कि अगर आप बीएड करोगे तो आपको अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, अच्छा लड़का मिल जाएगा। तो किसी लड़के के कंधे पर चढ़ के अपनी लाइफ को जीना या फिर उसके कंधे का सहारा लेके उसको जीने से अच्छा है कि आप अपने दम पे अपनी लाइफ को स्टैब्लिश कीजिए। और अगर आपको जो भी मौका मिल रहा है, पढ़ने का मौका मिल रहा है, कोई भी मौका मिल रहा है, तो उसे अपने हाथ से मत जाने दीजिए। और साथ ही साथ पढ़िए, क्योंकि पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। पढ़ना इन द सेंस ये नहीं कि आपको किताबें पढ़नी है, आपको साहित्य पढ़ना है, क्योंकि वो आपको अच्छा इंसान बनाता है, अच्छा नजरिया देता है, आप अपने आप को समझ पाते हैं। तो भले ही आप साल में एक किताब पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर, और वर्ल्ड क्लास राइटर्स को पढ़िए। जी, क्योंकि आप क्या क्या पढ़ती हैं, किस तरह की किताबें आपको पसंद हैं? मुझे ऐसा कोई फिक्स जॉनर नहीं है मेरा। मुझे हर एक टाइप की किताबें पसंद है। मैं राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय है, मुझे आंचलिक लेखन ज्यादा अच्छा लगता है। मैंने हिमांशु जोशी, शेखर जोशी को पढ़ा है। तो हिमांशु जोशी का मुझे लगता है कि मेरे व्यक्तित्व पे और मेरी लेखनी पे बहुत ज्यादा प्रभाव है। मैंने उनकी कहानी पढ़ी थी जब नंगे पाँव के निशान, तो उस कहानी ने मुझे अंदर तक बहुत ज्यादा झकझोरा और मैं 3-4 दिन तक उसके बारे में सोचती रही। तो
एक राइटर जो है वो हमारी सोच को बदल देता है। एक बुक थी द एल्केमिस्ट, उसका भी मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। उसने मुझे डिसीजन लेने के लिए और मेरी लाइफ के उन चीज़ों को अचीव करने में मुझे हेल्प की जिनके बारे में मैं अनिश्चित थी। तो ऐसा कोई फिक्स वो नहीं है। मुझे पाश की कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे धूमिल की कविताएं अच्छी लगती हैं, मुझे क्रांतिकारी राइटर्स अच्छे लगते हैं जिनकी एक लाइन से ही मतलब हम प्रेरणा ले लेते हैं। जैसे दुष्यंत ने कहा है ना कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। तो एक लाइन से राइटर पहचाना जा सकता है कि वो क्या सोच रहा है, उसके अंदर क्या चीज़ है। या फिर पाश है तो वो कहता है सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। तो मैंने खुद चीज़ अपनी लाइफ में महसूस किया है कि सबसे खतरनाक सपनों का मर जाना ही होता है, जब आपके अंदर कोई बेचैनी नहीं बचती, आपके अंदर कुछ नहीं होता। तो मुझे इस टाइप के राइटर पसंद है। मुझे लव स्टोरीज भी पसंद है, मैं अमृता प्रीतम को पढ़ती हूँ। मुझे यात्रा वृत्तांत बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे राहुल सांकृत्यायन बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने अज्ञे की जीवनी पढ़ी, वो मुझे अपनी जीवनी जैसी लगती है। हालांकि मैं जेल नहीं गई, एक यही कमी रह गई है। हो सकता है आने वाले टाइम में मैं चले जाऊं, लेकिन मुझे अज्ञे की जीवनी अपनी मतलब लगता है कि मेरी कोई जीवनी होती तो वो शेखर एक जीवनी जैसी होती। तो इसके अलावा मैं अभी तो मैं इंडियन राइटर्स तक ही सीमित हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि आने वाले टाइम में मैं और भी फॉरेन के जो राइटर्स उनको पढूं, इंग्लिश लिटरेचर को और ज़्यादा पढूं। क्योंकि जब मैंने शेक्सपियर को पढ़ा या फिर मैंने जीबी शॉ को पढ़ा तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे पढ़ने में, उनका प्ले वगैरह बहुत अच्छा लगता था। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पढ़ने को सीमित ना रखूँ और पूरा वर्ल्ड क्लास लिटरेचर। तो ज्योति, जब आप कोई भी वो बनाती हैं, अपना रिकॉर्डिंग करती हैं, उसमें आप कंटेंट का क्या रखती हैं कि मतलब क्या मैसेज देती हैं? कि जैसे उत्तराखंड के या सरोकारों की बात कभी उसमें हो पाई है, विकास है, पलायन है, क्या इन मुद्दों को भी कभी आपने छुआ है? जी, अगर आप मेरा कोई भी वीडियो देखेंगे, कोई भी रैंडम आप उठा लेंगे, तो अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो उसमें कोई ना कोई मैसेज होगा। या तो वो उस समय कंटेम्प्रेरी जो भी इश्यू चल रहे हैं उन पे बेस्ड होगा, या उसकी जड़ कहीं ना कहीं गांव से होगी। तो अभी मैंने पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए 2 वीडियो बनाई कि को बड़ा लगिल प्रधान और को बड़ा लगिल विधायक। तो इसमें मैंने मीडिया हाउस का रोल और गांव में जो उस समय स्थिति चल रही है, पहले का प्रधान क्या काम कर रहा है, आने वाली उसकी क्या योजनाएं हैं, तो इस पे कटाक्ष के रूप में एक वीडियो प्रस्तुत किया। और इसके अलावा जैसे दिल्ली चंडीगढ़ वाला जो है से पहाड़ाई आंटी, तो वही है कि वो लोग पहाड़ को किस नज़र से देखते हैं। उनको लगता है कि पहाड़ में कुछ नहीं है, लेकिन उनको चाहिए यहाँ से सब कुछ है। वो क्या मतलब, वो पहाड़ वालों को तुच्छ समझते हैं, लेकिन वो वहां पर बहुत बदतर हालत में जी रहे होते हैं। हमें पता है कि एक कमरे में वो रहते हैं, वहीं पर उनका किचन होता है, जबकि पहाड़ में तो हमें इतनी सारी चीजें मिली है, हम प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया है। लेकिन उन लोगों का रहता है कि पहाड़ में कोई रहता है तो वो इन्फीरियर है। तो हमारे जो पहाड़ से गए बाहर लोग हैं, उन्होंने ही हमें इन्फीरियर फील कराया है। हमारी जो भाषा आज पिछड़ रही है, तो उसका कारण भी यही है, पलायन। तो मेरी हर वीडियो में कोशिश रहती है कि मैं कोई ना कोई मुद्दे को टच करूं। जैसे मैंने लड़कियों की शिक्षा के ऊपर वीडियो बनाया, मैंने ये पॉलिटिकल वाला तो मैंने बता ही दिया, इस पे वीडियो बनाया। साथ ही साथ मैंने जो और भी सामाजिक बुराइयां हैं, जैसे लड़कियों के पैदा होने पर किस टाइप की डायलॉग बाजी होती है गाँव में, या फिर एक वीडियो है अल्मोड़िया चाल। तो अल्मोड़िया चाल जो है बहुत फेमस मानी जाती है। कहते हैं अल्मोड़ा में सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी भी रहते हैं, लेकिन जो बुद्धिजीवी होगा वही तो चाल चलेगा ना। तो अल्मोड़िया चाल पे भी मैंने वीडियो बनाया। तो मेरा मैसेज रहता है, जैसे मैंने वोटर्स अवेयरनेस डे पे भी एक वीडियो बनाया था। तो मैं कोशिश रहती है कि हर वीडियो में गांव का परिवेश झलके, साथ ही साथ एक गंभीर मैसेज जाए। तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी कि वीडियो को आप ध्यान से देखें। तो ज्योति, हमारी ओर से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा उज्जवल है, आप समाज को बहुत कुछ देने वाली हैं। और बहुत खूबसूरत बात है कि आप एक राइटर हैं, तो आप स्टैंड अप कॉमेडियन में जो आपका कंटेंट है वो बहुत खूबसूरत रहता है एक राइटर होने के नाते। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त हमारे लिए निकाला इतने व्यस्त शेड्यूल में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी, क्योंकि मुझे बहुत बोलने की आदत है, तो मुझे चाहिए होता है कि कोई मुझे सुने। तो आपने मुझे सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके स्टूडियो में आके। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है, एक कम्युनिटी रेडियो है, जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।